Now we are moving toward the section number 285, that is settlement of the list of contributory and application of asset. अब ट्रिब्यूनल एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही बाइंडिंग अप ऑर्डर दे दिया ट्रिब्यूनल ने, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सेटल करेगा लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। जो जो कंट्रीब्यूटरीज है, कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट, कंट्रीब्यूटरी क्या होते हैं, तो कंट्रीब्यूटरी इज नथिंग बट मेंबर्स। मेंबर्स की लिस्ट को क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा। चेक करेगा ट्रिब्यूनल रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स के रजिस्टर को चेक करेगा, कोई रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो रेक्टिफिकेशन होगा। उसके बाद असेट्स अप्लाई की जाएंगी ताकि लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया जा सके। अब यहाँ पे बोलते हैं, जब ये लिस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटरी सेटल हो रहा है, ट्रिब्यूनल डिस्टिंग्विश करेगा। किस चीज़ को डिस्टिंग्विश करेगा, कि कौन से कंट्रीब्यूटरी जो हैं इन देयर ओन राइट, मतलब जिनके पास खुद शेयर्स हैं, इन देयर ओन राइट दे आर कंट्रीब्यूटरी, एंड दोज हु आर कंट्रीब्यूटरी इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी और लाइबल फॉर डेट। कौन से हैं जिनका खुद का राइट है एंड ऑन देयर ओन राइट दे आर कंट्रीब्यूटरी, और कौन से ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूटरी हैं जस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, लाइबल फॉर डेट है। इसका क्या मतलब हुआ, एक चीज़ ये भी होती है कंट्रीब्यूटरी, जैसा कि बोला कि मेंबर्स होते हैं। सपोज करो शेयर्स कितना है, शेयर्स का अमाउंट है 10 रुपीज़, शेयर्स के लिए हमें कितना देना है 10 रुपीज़, एंड कंट्रीब्यूटरी हैज़ ऑलरेडी फुल्ली पेड अप द शेयर, ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है शेयर्स का। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर फुल्ली पेड अप हो चुके हैं शेयर्स तो ही इज़ नॉट द कंट्रीब्यूटरी, ही इज़ कंट्रीब्यूटरी इन हिज ओन राइट। वो कंट्रीब्यूटरी है, पूरा पैसा दे चुका है, यू कांट टेक अप दी टाइटल फ्रॉम हिम दैट वो कंट्रीब्यूटर नहीं है, ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ पेड द व्हाट, ही हैज़ पेड द फुल्ली पेड द शेयर्स। फिर कुछ क्या होते हैं कंट्रीब्यूटरी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होते हैं, हु आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, या फिर उन्हें डेट के लिए लाइबल है, जितना अनपेड रहा है उतना उन्हें पे करना होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब बोलते हैं कि कई बार ट्राइब्यूनल का अगर ओपिनियन है, ट्राइब्यूनल का ऐसा लगता है कि हमें किसी भी कंट्रीब्यूटरी से कुछ भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना सफिशेंट असेट है हमारी कंपनी के पास कि विदाउट कॉलिंग फ्रॉम दी कंट्रीब्यूटरीज भी क्या हो जाएगा, वर्किंग वेरी वेल हो जाएगी। तो ट्राइब्यूनल में, it is the word that is may, ट्राइब्यूनल में डिस्पेंस द सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। अगर ट्राइब्यूनल को ये लगता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कंट्रीब्यूटरी से कुछ भी मंगवाने की। नाउ यहाँ पे बोलते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटरी की लाइबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटरी हैं जिनसे कंट्रीब्यूशन नहीं मंगवाया जा सकता। जब हम क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी, ट्राइब्यूनल इंक्लूड करेगा हर एक पर्सन को जो मेंबर है या फिर हु हैज़ बीन अ मेंबर एंड हु इज़ लाइबल, हु शैल बी लाइबल टू कंट्रीब्यूट द फॉर द एसेट ऑफ द कंपनी। ट्राइब्यूनल जब लिस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटरी सेटल करता है तो वो इंक्लूड करेगा हर एक पर्सन को हु इज़ और हु हैज़ बीन द मेंबर एंड हु शैल बी लाइबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मेंबर थे, जो ऑलरेडी मेंबर है, वो सब भी कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला है अगर कोई पर्सन जो कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप कमेंसमेंट के 1 साल पहले या 1 साल पहले से ज़्यादा, मतलब या तो 1 ईयर हो चुका है या मोर देन 1 ईयर उसका क्या हो चुका है, मेंबरशिप सीज हो चुका है, मेंबर नहीं रहा, सारे शेयर्स उसने सेल कर दिए हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से 1 साल हो चुका है या फिर मोर देन 1 ईयर, वो ऑलरेडी क्या है, सीज टू बी द मेंबर है। तो ऐसे मेंबर से कंट्रीब्यूशन नहीं मंगवाया जा सकता है। नाउ व्हाट इज कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप कब से होता है, जब से पिटिशन फाइल होता है। जिस दिन से पिटिशन फाइल हुआ उस दिन से क्या होगा, कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप हो जाता है। और कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से 1 साल हो चुका है या मोर देन अ ईयर अगर ये मेंबर सीज हो गया है, तो इन केस ऑफ बीइंग सीज तो 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल हो गया, तो इस पर्सन से क्या नहीं किया जा सकता, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जा सकता, पहली चीज़। और कौन सा पर्सन, ऐसा पर्सन जो ड्यूरिंग 1 ईयर नहीं हुआ, 1 ईयर के बीच में ही क्या हुआ है, उसका सीजर हुआ है, अब वो मेंबर नहीं है।
तो सपोज करो वाइंडिंग अप से 8 मंथ्स पहले उसने क्या किया था, अपने शेयर्स सेल आउट कर दिए थे। तो 8 मंथ्स पहले उसने शेयर्स क्या किए, सेल आउट किए, तो 1 ईयर की कैटेगरी तो में है ही नहीं वो। बट ये 8 मंथ्स में जो भी फिर लाइबिलिटी उसके सीजर के बाद अराइज हुई, उसके सीज टू बी द मेंबर हुआ है वो, उसके बाद जो भी ये लाइबिलिटी अराइज हुई है, कॉन्ट्रैक्टेड जो भी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया आफ्टर ही सीज टू बी द मेंबर, उसके लिए भी वो लाइबल नहीं होगा। थर्ड, यहाँ पे बोलते हैं लेकिन हाँ, ये जो मेंबर है जो अभी 1 ईयर नहीं हुआ है जिसको ये सीज होगा, ये मेंबर की तरह नहीं है। अब सपोज करो 8 मंथ पहले ये मेंबर नहीं रहा, 8 मंथ्स में जो लाइबिलिटी हुई उसके लिए तो ही इज़ नॉट लाइबल, बट 8 मंथ से पहले जो लाइबिलिटी थी तब तो वो मेंबर था, तो उसके लिए तो वो लाइबल है। उसका क्या हो सकता है, उसके ड्यूज उससे मंगवाए जा सकते हैं अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि मंगवाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट मेंबर सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे उनके कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो भी लाइबिलिटी देनी है। तो अगर प्रेजेंट मेंबर सेटिस्फैक्टरी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं तो फिर इन मेंबर से क्या किया जाएगा, हम कॉल ऑन करेंगे। बट याद रखना 1 ईयर हो चुका है जिस मेंबर को, या मोर देन अ ईयर हो चुका है, उससे अभी भी नहीं मंगवा सकते। ये उस मेंबर की बात हो रही है हमारे जो 8 मंथ्स 7 मंथ 6 मंथ मतलब 1 साल से कम हुआ है उसको अभी मेंबर्स की तरह सीज हुए, तो उसके सीजर से पहले जितनी भी लाइबिलिटी थी उसके लिए इसको कॉल ऑन किया जा सकता है, और जो उसके सीज होने के बाद लाइबिलिटी हुई उसके लिए इसे रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा सकता। अब मैम कितना क्या मंगवा सकते हैं, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जो अनपेड शेयर्स रहे होंगे, जितना अनकॉल मनी रहा होगा, अनपेड मनी रहा होगा, वही मंगवाया जा सकता है। अगर कंपनी गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी, तो जितना अमाउंट गारंटी किया था सिर्फ उतना अमाउंट ही मंगवाया जा सकता है। सो दिस वॉज 285, ये क्या था हमारा 285 सेक्शन। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 286। सेक्शन नंबर 286 क्या बोलता है, इट्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द डायरेक्टर एंड मैनेजर। यहाँ पे डायरेक्टर मैनेजर के कुछ ऑब्लिगेशन दिए। मैम अभी भी तो हमने 284 में कुछ पढ़ा था कि डायरेक्टर एंड मैनेजर को या ऑफिसर्स को क्या करना होता है, असिस्ट करना होता है कंपनी लिक्विडेटर को, तो बिल्कुल देखा था, पर वहाँ पे ड्यूटी थी कि प्रमोटर डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो कंपनी लिक्विडेटर को सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। बट यहाँ ऑब्लिगेशन है डायरेक्टर मैनेजर का कि ऑल्दो आपकी कंपनी लिमिटेड है, आपकी क्या है, लिमिटेड कंपनी है, लेकिन वो कोई भी पर्सन जो है या था एज ए डायरेक्टर और मैनेजर, कोई भी पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ डायरेक्टर और मैनेजर जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उन्हें हो सकता है कि जो जो लाइबिलिटी यहाँ पे अब हम कंप्लाई नहीं कर पा रहे, उन्हें एड ऑन इन लाइबिलिटी को क्या करना पड़े, फुलफिल करना पड़ सकता है। तो जो लाइबिलिटी कंपनी एट प्रेजेंट फुलफिल नहीं कर पा रही, तो ऐसे डायरेक्टर मैनेजर जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उन्हें भी ये लाइबिलिटी फुलफिल करनी पड़ सकती है। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर ये डायरेक्टर मैनेजर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से 1 साल पहले या 1 साल हो चुका है इसे सीज टू बी द डायरेक्टर मैनेजर, तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। या फिर 1 साल पहले नहीं, 8 महीने 7 महीने हुए इसके सीजर को, मतलब ये मैनेजर डायरेक्टर नहीं रहा है, नॉट लाइब, तो यहाँ पे इनके सीज होने के बाद, ये पोजीशन सीज होने के बाद जो लाइबिलिटी अराइज हुई है उसके लिए ये लाइबल नहीं रहेगा। या फिर ये बोलते हैं सब्जेक्ट टू द आर्टिकल ऑफ कंपनी, आर्टिकल ऑफ द कंपनी को एक बार देखा जाएगा, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल ऑफ कंपनी। अगर कोई डायरेक्टर मैनेजर है तो डायरेक्टर मैनेजर नॉट लाइबल टू मेक फर्दर कंट्रीब्यूशन। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक बार देखा जाएगा, लेकिन अगर हाँ डायरेक्टर मैनेजर हैं उन्हें कोई फर्दर कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, कम से कम तब तक जब तक ट्राइब्यूनल कहता है, ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है, अनलेस ट्राइब्यूनल डीम्स इट नेसेसरी टू रिक्वायर द कंट्रीब्यूशन। सीधी बात है, देखो आर्टिकल में लिखा है कि डायरेक्टर मैनेजर से हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करवाएंगे, लेकिन ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं भाई डायरेक्टर मैनेजर को कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी। इन दैट केस
आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर मैनेजर को बुलाना पड़ेगा, उसे कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, बट दिस कंट्रीब्यूशन इज सब्जेक्ट टू द आर्टिकल ऑफ कंपनी। आर्टिकल ने कुछ भी लिखा है, लेकिन अगर फिर क्या लगता है, ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं भाई मंगवाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर डायरेक्टर मैनेजर को अपना कंट्रीब्यूशन लाइबिलिटी में देना ही पड़ जाएगा। नाउ coming to 287, that is advisory committee, again and committee. 277 was about winding up committee. फिर हमने देखा था 282 में कि सेल्स कमेटी भी कंट्रीब्यूट हो रही है। अब आ गया कौन, कंस्टिट्यूट हो रही है, अब आ गई आपकी एडवाइजरी कमेटी। नाउ व्हाट इज़ दिस एडवाइजरी कमेटी ऑल अबाउट। तो एडवाइजरी कमेटी में क्या बोला है कि अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है तो, सी वाइंडिंग अप कमेटी के लिए शेल वर्ड यूज़ हुआ है, तो वाइंडिंग अप कमेटी तो कंपलसरी बनेगी। वाइंडिंग अप कमेटी विल बी फॉर्म, शेल भी फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तो ही शेल, अगर लगता है तो इट इज़ ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तो वो क्या कर सकता है, एडवाइजरी कमेटी बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूट करवा सकता है। क्यों है ये एडवाइजरी कमेटी, कंपनी लिक्विडेटर को एडवाइस करने के लिए। कौन अपॉइंट करेगा, ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगा। इसके मेंबर्स कितने मेंबर्स होंगे, 12 मेंबर्स, 12 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, और मेंबर्स होंगे क्रेडिटर्स या फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी, या फिर वो मेंबर जो कौन बोलेगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा। तो सच अदर मेंबर उस प्रोपोर्शन में जो ट्रिब्यूनल को लगता है कि होने चाहिए। अब यहाँ पे बोलते हैं कंपनी लिक्विडेटर को क्या करना होगा, क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर की मीटिंग अरेंज करनी होगी। क्या करना होगा, मीटिंग अरेंज करनी होगी। तो बोलते हैं कि जैसे ही क्या होता है, कॉलिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर बाय द कंपनी लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, कंपनी लिक्विडेटर कन्वे करेगा मीटिंग क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर की, as ascertained from the books and documents of the company within 30 days from the date of winding up। जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर आता है, वाइंडिंग अप के ऑर्डर के बाद कंपनी लिक्विडेटर को क्रेडिटर कंट्रीब्यूटरी की एक मीटिंग रखनी होगी फॉर अनेबलिंग ट्राइब्यूनल टू डिटरमाइन द पर्सन हु मे बी द मेंबर। सीधी बात देखो, इतना घुमा फिरा के बात नहीं, सीधी बात है। ट्रिब्यूनल को लगता है कि एक एडवाइजरी कमेटी बिठाई जानी चाहिए, कंस्टिट्यूट होनी चाहिए। क्यों, ताकि वो कंपनी लिक्विडेटर को एडवाइस दे। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, क्रेडिटर्स या कंट्रीब्यूटर में से क्या करेगा, चूज़ करेगा कि कौन कौन से लोग मेंबर हो सकते हैं इस एडवाइजरी कमेटी के। 12 मेंबर से ज़्यादा होंगे नहीं। तो यहाँ बोलते हैं जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर आता है, कंपनी लिक्विडेटर को कंट्रीब्यूटरी और क्रेडिटर्स की एक मीटिंग रखनी होगी विद इन 30 डेज, ताकि ट्रिब्यूनल को पता लग पाए कि किससे हम एज एन मेंबर किसका बना सकते हैं, एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना सकते हैं। तो उस पर्पस के लिए क्या की जाएगी, एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। अब ये एडवाइजरी कमेटी करता क्या है, तो जैसा बताया कि एडवाइजरी कमेटी क्या करेगा, कंपनी लिक्विडेटर को एडवाइस करेगा। साथ साथ में एडवाइजरी कमेटी के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट असेट्स प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी जो लिक्विडेशन में है, जो कंपनी लिक्विडेशन में, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, असेट वगैरह क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके बाद बोलते हैं कि ये जो मीटिंग है, प्रोसीजर फॉर द मीटिंग ऑफ एडवाइजरी कमेटी। तो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कैसी होगी, तो जो भी बिजनेस से रिलेटिंग मीटिंग होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, जैसे जो सूटेबल ग्राउंड्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मीटिंग्स होंगी बिजनेस से रिलेटेड। मैम यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होगा, तो एडवाइजरी कमेटी का चेयरपर्सन कंपनी लिक्विडेटर ही होता है। एक वाइंडिंग अप कमेटी, एक सेल्स कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। मैंडेटरी है आपकी वाइंडिंग अप कमेटी, और डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशन किसका, ट्रिब्यूनल का है, सेल्स कमेटी पे भी, एडवाइजरी कमेटी पे भी। रैंकिंग, सपोज करो मैम एडवाइजरी कमेटी कुछ बोल रही है, सेल्स कमेटी कुछ बोल रही है, वाइंडिंग अप कमेटी कुछ बोल रही है, तो किसकी बात सुनेगा कंपनी लिक्विडेटर। फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज टू द वाइंडिंग अप कमेटी, सेकेंड प्रेफरेंस टू एडवाइजरी कमेटी, एंड थर्ड प्रेफरेंस जाएगा किसको, सेल्स कमेटी को। फिर इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 288। अब सेक्शन नंबर 288 में क्या लिखा है, तो ये बोलता है फिर से पीरियोडिकल रिपोर्ट भी जाएगी ट्रिब्यूनल को। एक रिपोर्ट तो हमने 281 की देखी थी, जैसे ही क्या होता है वाइंडिंग अप आता है तो 60 डेज़ के अंदर कंपनी लिक्विडेटर को रिपोर्ट देनी होगी, किसको, ट्रिब्यूनल को। अब यहाँ बोलते हैं पीरियोडिकली भी क्या जाएगी, ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट जाएगी हर क्वार्टर एंड पे। एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर
प्रोग्रेस क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना काम हुआ, इन सब का क्या जाएगा, रिपोर्ट आपकी कंपनी लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल को देगा। एंड द ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी लिक्विडेटर रिव्यू द ऑर्डर मेड बाय इट एंड मेक सच मॉडिफिकेशन। और जो भी कंपनी लिक्विडेटर है, कंपनी लिक्विडेटर इन केस कुछ एप्लीकेशन करता है तो ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर को एक बार रिव्यू कर सकता है। यस, द ट्रिब्यूनल हैज़ द पावर टू रिव्यू द ऑर्डर। कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। तो रिव्यू ऑर्डर का ट्रिब्यूनल कर सकता है, लेकिन रिव्यू तभी करेगा जब हमारा कंपनी लिक्विडेटर क्या देगा, कोई एप्लीकेशन देता है ट्रिब्यूनल को, तो रिव्यू की पावर किसके पास है, हमारे ट्रिब्यूनल के पास रिव्यू की पावर है। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 290. 290 is about powers and duty of the company liquidator. 290 क्या हमारा पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अब ये कंपनी लिक्विडेटर की क्या क्या पावर है, तो कंपनी लिक्विडेटर ऑब्वियसली विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। तो बोलते हैं कंपनी लिक्विडेटर को लगता है कि बिजनेस को थोड़ा कैरी ऑन करना चाहिए ताकि क्या होगा, ये बाइंडिंग अप के लिए बेनिफिशियल होगा। तो कंपनी लिक्विडेटर क्या कर सकता है, कैरी ऑन कर सकता है बिजनेस ऑफ द कंपनी जितना नेसेसरी है वाइंडिंग अप के बेनिफिशियल वाइंडिंग अप के लिए। कंपनी लिक्विडेटर को लगता है क्या कि सेल करना है अंडरटेकिंग एज अ गोइंग कंसर्न, वो सेल कर सकता है अंडरटेकिंग एज अ गोइंग कंसर्न। कंपनी लिक्विडेटर को लगता है कि रेज एनी मनी रिक्वायर्ड ऑन सिक्योरिटी ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, तो मनी रेज कर सकता है। कंपनी लिक्विडेटर को लगता है कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम सेल करने हैं, पब्लिक ऑक्शन करना है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो भी कर सकता है। तो कंपनी लिक्विडेटर क्या कर सकता है, बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है बेनिफिशियल वाइंडिंग अप के लिए। किसी भी कोई ऐसा एक्ट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट डीड या फिर कुछ रिसीव कर सकता है जो नेसेसरी है कंपनी के लिए। सेल करना है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम वगैरह पब्लिक ऑक्शन के थ्रू करना है या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करना है, वो डिसाइड कर सकता है। सेल कर सकता है होल अंडरटेकिंग एज अ गोइंग कंसर्न। रेज कर सकता है मनी ऑन अ सिक्योरिटी, या फिर क्या कर सकता है, डिफेंड कर सकता है किसी सूट में, प्रोसिक्यूशन में, दैट इज़ बीइंग इन द नेम ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। क्लेम इनवाइट करना है, सेटल करना है क्लेम, वो कौन कर सकता है, कंपनी लिक्विडेटर कर सकता है। किसी भी रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना है, रिटर्न्स ऑफ द कंपनी को इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्शन कर सकता है। रैंकिंग करना है कि किस रैंकिंग में किस क्लेम को सेटल करना है, वो रैंकिंग भी कर सकता है। इन शॉर्ट वॉट एवर इज़ बेनिफिशियल ऑन द ग्राउंड्स फॉर एज अ कंपनी लिक्विडेटर, वो सारी चीज़ें वो क्या कर सकता है, एज अ कंपनी लिक्विडेटर वो सारी चीज़ें कर सकता है। कंपनी लिक्विडेटर को जो नेसेसरी स्टेप्स लगेगी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के लिए, असेट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है। कंपनी लिक्विडेटर को लगता है किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए, तो ही माइट टेक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल। कंपनी लिक्विडेटर को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, हुंडी हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिसे एंडोर्स करना है, ड्रॉ करना है, एक्सेप्ट करना है, तो ये सब एक कंपनी लिक्विडेटर कर सकता है। तो what we have to do is, in short, it should be a one-time reading of the powers and duty, जिसमें पता चलेगा बिजनेस कंडक्ट करना है, कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना है, अंडरटेकिंग को गोइंग कंसर्न की तरह सेल करना है, मनी रेज करना है, या फिर कोई सूट में डिफेंड करना है, कंपनी के अगेंस्ट सूट है या कंपनी ने सूट किया है, क्लेम्स कैसे सेटल होना चाहिए, कौन सा क्लेम पहले सेटल होना चाहिए, इंस्पेक्शन करना है रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न का, या फिर नेसेसरी एक्शन जो कंपनी के वाइंडिंग अप में लेने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट में लेने, ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए लेना है, या फिर प्रोफेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी वगैरह हो गया, जिसे ड्रॉ करना है, एक्सेप्ट करना है, एंडोर्स करना है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी लिक्विडेटर कर सकता है। दिस कैन बी डन बाय हुम, अ कंपनी लिक्विडेटर। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 291, दैट इज़ प्रोविजन फॉर प्रोफेशनल असिस्टेंस टू कंपनी लिक्विडेटर। तो कंपनी लिक्विडेटर को अगर लगता है
ट्रिब्यूनल से वो क्या करेगा, सेंक्शन लेगा, मतलब परमिशन लेगा। वो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर या कोई और प्रोफेशनल की हेल्प ले सकता है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, एज जो हमने अभी 290 में देखा कि वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकता है। तो वही चीज़ 291 में दी है कि कंपनी लिक्विडेटर क्या कर सकता है, कंपनी लिक्विडेटर हेल्प ले सकता है किसी भी प्रोफेशनल की। तो टिल नाउ दैट वी हैव डन इज वाइंडिंग अप इज सेक्शन नंबर 270। सेक्शन नंबर 270 किस चीज़ का था, तो सेक्शन नंबर 270 था कि ट्रिब्यूनल ही वाइंडिंग अप करवाएगा। 271 वॉज रिलेटेड टू द सर्कमस्टेंस इन विच कंपनी वाउंड अप होगी। 273 पिटिशन के लिए है कि पिटिशन कौन फाइल करेगा। 274 पावर ऑफ दी 270 किससे रिलेटेड था कि वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल कराएगा। 271 में आपके सर्कमस्टेंस है, 272 में पिटिशन है, 273 पावर्स है, 274 आपका डायरेक्शन किस चीज़ के लिए, फाइलिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए है। 275 कंपनी के लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट है। 276 उसका रिमूवल, उसका रिप्लेसमेंट। 277 इंटीमेशन टू द कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर रजिस्टर, जिसमें वाइंडिंग अप कमेटी के बारे में भी है। 278 इफेक्ट क्या होगा वाइंडिंग अप ऑर्डर का। 279 सूट्स वगैरह, स्टे ऑफ द सूट ऑन वाइंडिंग अप ऑर्डर क्या होगा। 280 ज्यूरिसडिक्शन क्या है ट्रिब्यूनल का। 281 हमारा था सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर। 282 डायरेक्शन ट्रिब्यूनल क्या देगा उस पर। 283 है कस्टडी ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी। 284 है प्रमोटर डायरेक्टर जो कोऑपरेट करेंगे कंपनी लिक्विडेटर को। 285 सेटलमेंट ऑफ द लिस्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सेटलमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी। 286 क्या है ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर मैनेजर। 287 एडवाइजरी कमिटी। 288 पीरियोडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी ट्रिब्यूनल को। 290 पावर्स एंड ड्यूटी एंड 291 की प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकता है कंपनी लिक्विडेटर। द इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज 271 सर्कमस्टेंस, 272 पिटिशन, then your 285 related to settlement of the list of the contributory, that is an important section. then your 274 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का डायरेक्शन, जहाँ पे बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं कंपनी, ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है अगर कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन है वाइंडिंग अप ऑर्डर पे। तो टिल नाउ दिस आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस दैट वी शुड रिमेंबर एंड दिस कंप्लीट नेक्स्ट 10 sections for today related to winding up. Learn it properly and write it down after learning. That will benefit you a lot. Thank you.